नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 24 का रण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और अब बस वोटिंग का इंतजार है और ऐसे में देखना होगा कि जनता किस आधार पर वोट करेगी और किसे जीत का सेहरा पहनाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बस कुछ घंटे और जब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के दूसरे चरण के लिए देश की जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। दूसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सतना, खजुराहो, होशंगाबाद लोकसभा में चुनाव होगा, तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में वोटिंग होगी। इन सीटों पर चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। 6 सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार हैं। 47 विधानसभाओं में वोटिंग होगी। 12,828 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1,11,62,460 वोटर हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वेबकास्टिंग से पोलिंग बूथों पर नजर रखी जाएगी। ऐप के माध्यम से पोलिंग बूथों की जानकारी ली जाएगी। जहां वोटिंग कम, वहां आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है। धूप से बचने के लिए छाया की व्यवस्था की गई है। दवाइयों के साथ हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 80 कैंडिडेट्स हैं। 80 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, जिसमें 75 मेल हैं, 4 फीमेल हैं और 1 थर्ड जेंडर। 12,828 मतदान केंद्र हैं इस सेकेंड फेज में। इन 12,828 में 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या अगर इस फेज में देखें जो उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, वो है 1,11,62,460। 8,524 मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के मुताबिक 3 सीटों पर कुल 41 उम्मीदवार हैं। कुल 52,84,938 वोटर हैं। 6,537 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वेबकास्टिंग से पोलिंग बूथों की निगरानी होगी। 2,22,000 जवानों की तैनाती होगी। 76 पोलिंग बूथ नो नेटवर्क जोन में हैं। 55 बूथों को शिफ्ट किया गया है। 3 लोकसभा सीटों में 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर में 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। महासमुंद के बिंद्रा नवागढ़ के 9 बूथों पर 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। कांकेर जिले की 3 विधानसभा सीटों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। कोंडागांव के केशकाल विधानसभा में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और कड़ी सुरक्षा में मतदान कराने की बात कही जा रही है। जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है, उनकी संख्या है 6,567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। इन सभी तीनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो है वो 24 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। इनमें जो मतदान का समय है जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इसमें जो केवल राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र है उसमें मोहल्ला मानपुर जो
है वहाँ उस विधानसभा में सुबह 7 से 3 बजे तक निर्धारित है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की कई सीटों पर कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। फिलहाल अब उस पल का इंतजार है जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र के उत्सव में अपनी हिस्सेदारी लेंगे। न्यूज स्टेट की भी आपसे अपील है कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो आप वोट जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। टीम न्यूज स्टेट। तो 24 चरण में दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और वोटिंग का काउंटडाउन जो है देश में अब शुरू हो गया। हमारे साथ चर्चा के लिए प्रकाश त्रिवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वासु शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के, और केदार सिरोही साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत वासु शर्मा आप ही के साथ, किस तरह से देखते हैं दूसरे चरण के इस मतदान को? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के दौरे सभी सीटों पर लगभग हुए हैं और तमाम भाजपा के बड़े नेताओं दिग्गजों के धुरंधरों के दौरे यहां पर हुए, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के लिए अब कितनी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने एक एक सीट पे हमारे बड़े नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, लगातार वो दौरा किए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो प्रधानमंत्री अभी पहले दिन 2 दिन रुक के गए हैं और 2 दिन पे लगातार 4 सीटों में वो प्रचार करके गए हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच है। अगर एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा आप देखिए कि वो देश में विरासत टैक्स लगाना चाहती है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आप देखिए तो उसमें 2047 का विजन है जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। इनका जो न्याय पत्र है वो ठग पत्र है, वो जनता को ठगने के लिए इन्होंने लाया है। उसमें एक भी ये वादे कर रहे हैं, जितने भी वादे कर रहे हैं, मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ में ये महालक्ष्मी गारंटी योजना लाए हैं। ये कहते हैं कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को साल का देंगे, हर गरीब महिलाओं को। अब मैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के घोषणा पत्र को आपको बता दूं कि उन्होंने विधानसभा में वादा किया था, जब ये कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी 2018 के अंदर। उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हर महतारियों को 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 साल तक किसी भी महतारियों को 5 रुपए कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और महतारियों ने उनको जो भी वादा किया था, और भी इससे बड़े बड़े वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, 36 घोषणाओं पे वादे किए थे, एक भी वादे उन्होंने ढंग से पूरे नहीं किए। आप जहां से देख लीजिए, आज वो विपक्ष के अंदर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तभी लग रहा है बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और 2-3 बार पत्र लिख दिए, मिलने के लिए समय मांग रहे हैं कि हमें वक्त दे दीजिए साहब। आऊंगा मैं आपके पास। केदार सिरोही साहब, मध्य प्रदेश में जिन 6 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे उनमें 47 विधानसभा की सीटें आती हैं और 47 में से 40 विधानसभा की सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। कांग्रेस के लिए दूसरे चरण का चुनाव, ये 6 लोकसभा सीटें हैं, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, अब जो चुनौती बची है वो मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे पास अब चुनौतियां नहीं, हमारे साथ तो पूरा देश का मतदाता खड़ा हो चुका है और उन्होंने एक कमर कस ली है कि जो ये मोदी सरकार है वास्तविकता में ठग, चोर, भ्रष्टाचारी, दबाव डालकर चंदा लो धंधा लो करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रेत के किले बनाती है, लोगों को सपने बेचती है। अब ये सपने वाली पार्टी की देश की जनता को कोई जरूरत नहीं। 2047 की बात कर रहे हो? अरे भूखे तो बच्चे अभी हैं, 0 हंगर, तो खाना तो आज नहीं मिल रहा है। बात हमारे पे कर रहे हो, एक उंगली उठा रहे हो, 3 अपने पे देखो भाई। 2 करोड़ किधर है वो नौकरियां? कितने साल हो गए? कौन था यहाँ देश में प्रधानमंत्री? वो चीन की और बीजेपी कह रही है कि साहब 2014 तक कांग्रेस ने भुखमरी दूर क्यों नहीं की फिर? और तो फिर ये आए थे ना लेके, आपको भी तो 70 साल मिले थे। दूर की थी सर, हमने तो भुखमरी डाउन की थी। इनने तो 80 करोड़ लोगों को पकड़ा दिया झोला, और अब की बार आ गए तो आप और मैं भी लाइन में लगेंगे उधर 5 किलो लेने के लिए। इससे ज्यादा इनके पास विजन नहीं है। विजन इनका इतना ही है कि आप और मैं जो बचा हुआ हूं ना, इनको भी अगली बार, अगली 5 साल में आ गए ना तो अपन लोग भी उधर दिखेंगे। ये एनपीए की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बैंक का एनपीए क्यों बढ़ रहा है? देश के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ रहा है? देश के ऊपर जो कारपोरेट है वो हावी क्यों हो रहा है? और ये इनहेरेंट टैक्स का जो बात कर रहे हैं,
अरे ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां तो आपके लोगों ने भी की। आपके जयंत सिन्हा के ऊपर क्या बोलोगे? वो आपके आईटी हेड का वो जो सोशल मीडिया पे दिन भर अफवाह फैलाता, कौन सा मालवीय है, उसका ट्वीट पढ़े हो? नीति आयोग का स्टेटमेंट पढ़े हो? एसोचैम का जो शर्मा जी है, सतीश शर्मा, उनका पढ़े हो? ये उनकी रूटीन प्रक्रिया है। हमने जब देश में असमानता थी 1953 में तो लेके आए थे, क्योंकि सारी जायदाद। ठीक है, प्रकाश त्रिवेदी साहब का रुख कर लेता हूं, एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेता हूं, फिर मैं और चर्चा को विस्तार दूंगा। प्रकाश त्रिवेदी साहब, दूसरे चरण के रण में क्या लग रहा है, किसका पल्ला ज्यादा भारी है और कौन कौन से जो मुद्दे हैं जो दूसरे चरण में गूंज रहे हैं जिसका सियासी फायदा और नुकसान दलों को होगा? देखिए, दूसरे चरण का एजेंडा तो मोदी जी ने खुद ही तय कर दिया है, क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें कम मतदान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो गया था। आज भोपाल में अमित शाह जी का रात्रि जागरण है, आपको पता ही होगा, और उसमें खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक व्यवस्था चुनाव कराने की की है, मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने की की है, उसमें अगर कोई फेल्यूर हुआ है तो उसकी समीक्षा वो करने वाले हैं। और जहां तक मुद्दों की बात है, तो मोदी जी ने मुद्दे तय कर दिए हैं। विरासत वाली लड़ाई चली रही है, सोने की, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ कहा है, उसको लेके मोदी जी ने बड़ी चर्चा बना दी है कि ये विरासत की लड़ाई है, उसकी अपने मांग और सिंदूर की लड़ाई है, मंगलसूत्र की लड़ाई है। ये सब जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे निश्चित तौर पर जमीनी तौर पर आ रहे हैं। आप देखिए, चुनाव आमतौर पर रोटी कपड़ा और मकान के विषय पर होता है, लेकिन ये उसके आगे मंदिर और भगवान और इसके आगे देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ भी चला गया है। और अब ये चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, या तो आप मोदी के साथ हैं या आप मोदी के खिलाफ। तो इस दो चीजों के अलावा तीसरा कोई मुद्दा इस समय नहीं है। मोदी स्वयं ही मुद्दा बन चुके हैं। और कल जो मतदान होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी से जो पिछले पहले दौर के चुनाव में जो कम मतदान हुआ है, उसको लेके बहुत चिंतित है पार्टी। और सभी राजनीतिक दलों को चिंतित होना ही चाहिए और लोगों को अपना मत डालना ही चाहिए। लोकतंत्र में ये सभी मतदाता का अपना कर्तव्य है कि उनको सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए। तो ये मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और मतदान को प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार न्यूज स्टेट मुहिम चला रहा है और मतदाताओं से, जनता से, देश की जनता से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता से हम अपील भी कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का आपके चैनल के माध्यम से हमारी वासु शर्मा साहब, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी आ रही है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, उसमें वास्तविकता क्या है? उसमें वास्तविकता यह है कि जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि साहब रोजगार के लिए हमें गरियाबंद से बाहर जाना पड़ रहा है, कांकेर से हमें बाहर जाना पड़ता है, महासमुंद से बाहर, रोजगार है ही नहीं वहाँ। लोगों के लिए रोजगार के लिए रायपुर आना पड़ रहा है, दिल्ली आना पड़ रहा है। तो फिर मतदाता क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें कि सांसद रहे आपके? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया युवाओं के रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, ताकि पलायन रुक सके, स्थानीय लोगों को रोजगार वहां से मिल सके, लोग पलायन ना करें, अपने शहर में ही अच्छे कॉलेज में पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ें। पढ़ाई के लिए तो लोग रायपुर का रुख कर ले रहे हैं, रोजगार के लिए तो लोग बाहर जा रहे हैं। वासु शर्मा, देखिए शिवम जी, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। हमारी सरकार को बने हुए केवल 4 महीने हुए। इसके पिछले आप देखेंगे तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और यही सरकार छत्तीसगढ़ में होल्डिंग लगा लगा के कहती थी कि छत्तीसगढ़ में 0.02% बेरोजगारी दर है। यानी इनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई भी बेरोजगार बचा नहीं, इनके कांग्रेस के हिसाब से। यही एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा में उठाया, और उस समय के मुख्यमंत्री उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो जब विधानसभा के पटल सर, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। और लोकसभा के चुनाव किरण में जनता के बीच ये मुद्दे गूंज रहे हैं, जो मुद्दे मैंने उठाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सांसद भी जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि का हक, जनप्रतिनिधि को भी कुछ करना होता है ना सर, सांसद को। बात करता हूँ, सीकासर एक जलाशय है हमारे यहाँ गरियाबंद के पास। हाँ। महासमुंद में पानी की बड़ी दिक्कत, लेकिन उनकी 5 साल तक सांसद होने के नाते लगातार सरकार से रिक्वेस्ट करते रहे और वहाँ के विधायक से लेके सभी रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन सरकार ने सूद नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ वो सीकासर जलाशय का पानी महासमुंद तक लाने का काम किया, और जिससे किसानों को सहूलियत होगी। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, 2 रेलवे दिया, राजनांदगांव के अंदर के 2 रेलवे अंडरपास बने, रेलवे ब्रिज बने, हाईवे के ब्रिज बने, वह स्टेडियम बना। ये बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने किए। आप जब बेरोजगारी की आप बात करते हैं
तो 2014 से पहले आपने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना होगा। अब आप विधानसभा लोकसभा भी कर रहे थे, अगर 15 साल तक सरकार रही रमन सिंह की, 15 साल में इतना कुछ हुआ होता तो शायद आज जो छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे जिले हैं वहाँ के युवा पलायन के लिए इधर उधर नहीं जाते। जिन 3 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं वहाँ भी प्रमुख समस्या है साहब, लोग वाकई में पलायन के लिए मजबूर हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। मैं आऊंगा आपके पास वासु शर्मा साहब, मैं आऊंगा केदार सिरोही का रुख कर लेता हूं। केदार सिरोही जी, जिन कल 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जाने हैं, उनमें क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि इन सीटों पर हमारा फोकस है, किन सीटों पर जीत सुनिश्चित लग रही है? क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी सीट उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लगातार दौरे हुए प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के, और जो बात कही जा रही है होशंगाबाद में कहें या फिर दमोह में कहें, राहुल लोधी को लेकर प्रधानमंत्री आए, होशंगाबाद में दर्शन सिंह चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव, वो कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं, संजय शर्मा प्रचार प्रसार करते नजर ही नहीं आ रहे। तो वही स्थिति खजुराहो की है, मुकाबला लगभग एक तरफा यहाँ पर हो चला है। रीवा में, सतना में भी मामला एकदम टाइट है, बल्कि सतना में तो बीएसपी प्रत्याशी ने और माहौल खराब कर दिया है दोनों का, नारायण त्रिपाठी ने। देखिए सर, आपने जो शिवन जी कहा कि मामला टाइट है, बिल्कुल टाइट है। भारतीय जनता पार्टी जो क्लीन स्वीप की बात कर रही थी, हाँ। आज की तारीख में वो धराशायी हो चुकी। अभी ये बहुत सी जो सीटें हैं, ये किसान बहुल्य, गरीब बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर इनको मालूम है कि किसानों के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया। हमारे दिल्ली में 700 किसान शहीद हो गए। जब एमएसपी की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा है आय दुगनी करने का, और इन्हीं की संसदीय कमेटी कहती है कि मध्य प्रदेश और देश में किसानों की आय कम हुई है, कर्जा बढ़ा है किसानों के ऊपर। आज की तारीख में, शायद मैं गलत ना हूं तो 22 लाख करोड़ करीब का तो इंस्टीट्यूशनल कर्जा हो गया। मतलब पूरे देश में हर 1 घंटे में किसान आत्महत्या 2 करीब हो रही है, पलायन हो रहा है किसानों का। जो OECD की रिपोर्ट आई है, मेरी घर की रिपोर्ट नहीं है सर, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, पिछले साल 15 लाख करोड़ का किसानों को नुकसान हुआ, 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसे में ये कहां जाएंगे? ये बातें बड़ी करते। भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप फेल्यूर का रेशो भारत में है। जो स्किल इंडिया की बात कर रहे थे, तो जब स्किल इंडिया की बात कर दी है तो फिर आपके तो सारी जगह नौजवान आ जाने चाहिए। 10 दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था, आपको याद होगा, जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, तो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था, माफ हुआ था, वक्त लगा था, लेकिन जो ड्यूरेशन आपने तय की थी, जो आपने वादा किया था, उस टेन्योर पीरियड में नहीं हो पाया। लेकिन सिरोही साहब ये बता दीजिए कि उसमें 1 मिनट दीजिए सर, 1 मिनट देना पड़ेगा। मैं उस कमेटी का मेंबर था, हाँ, उस कर्ज माफी का मैं मेंबर रहा हूं सर। पहले ही साइन वहां पर हमने की, उसके बाद में कागजी 10 दिन में हुआ था कि नहीं हुआ था, बता दीजिए सर। 10 दिन में, 10 दिन नहीं, 1-2 मिनट में हुआ था, पहली 2 मिनट में हुआ था। 10 दिन तो बहुत दूर की बात। आपकी पूरी सरकार की, पूरी बैंकों की पूरी डिटेल आना, डिटेल को उसमें ग्रेड में डालना, सारे 10 दिन में हुआ था करना। आदेश पहले 2 मिनट में निकल गया था सर। आदेश से मतलब होता है, सरकारी आदेश 2 मिनट में निकला था। नहीं, सरकारी आदेश तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगता उसमें तो। लेकिन जो बात कही थी, खैर ये बता दीजिए कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश से इस समय दूरी क्यों बनाए हुए हैं? बीजेपी के नेताओं ने तो पूरी जान लगा दी। आप तो 29 में से 28 सीटें 29 में से सिर्फ 1 सीट जीते थे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम रही। लेकिन उसके बावजूद भी सियासी खोई हुई जमीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में पहल क्यों नहीं की जाती है? क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस चुनाव से दूरी बनाते हैं मध्य प्रदेश में? सर, आप थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन ठीक कर लीजिएगा। अपने 2 असिस्टेंट को जरा जरूरी से लगा लेना। पहला, आपने पहले कहा संजय शर्मा जी नहीं दिख रहे हैं प्रचार में। आप उनका सोशल साइट खोल के देखिए, अभी दिन रात प्रचार कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं हमारे बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं, आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं देख रहे, कमलनाथ जी को नहीं देख रहे, विवेक तनखा जी को नहीं देख रहे, अरुण यादव जी को नहीं देख रहे। मतलब कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ, अरुण यादव, जीतू पटवारी के अलावा कोई और नेता नहीं बचे हैं क्या सिरोही साहब? सर प्रदेश में नहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आते? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आते? अभी तक तो आपने उत्तर प्रदेश में डिसाइड ही नहीं किया कि अमेठी से कौन कहां कैसे लड़ेगा। ये बता दीजिए, मध्य प्रदेश में कितने दौरे हुए प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के, सिरोही साहब?
सर राहुल गांधी जी का दौरा हो गया, दूसरा दौरा था उनका, दूसरा दौरा था के कारण दूसरा दौरा था, और अब बात करते हैं कि 29 की 29 जीतेंगे। सर मैं आपको बता दूं, पैदल निकल के गए, वो कार से निकल के गए। उनके दौरे इनकी तरह नहीं है कि आए और चले गए, वो बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई सभाएं की, गाड़ी से निकले, पैदल निकले, तो उन्होंने जो कम्युनिकेशन करना था वो किया। देखिए हमारा मध्य प्रदेश का इस बार का स्ट्रेटजी बड़ा अलग है, हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से प्लान किया। दूसरे चरण के लिए कितने आगे बता दीजिए, दूसरे चरण के लिए कितने आगे, दूसरे चरण के लिए कितने आगे साहब? दूसरे चरण में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। और 4 जून को, ठीक है, प्रकाश त्रिवेदी साहब, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, मध्य प्रदेश से उनका दूरी बनाना एक किस ओर इशारा कर रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी की खोई हुई जमीन को वापस पाने की ये कोई कवायद लगती है आपको? कांग्रेस पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है, वो उन सीटों पर या उन राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां उनको ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत के आएंगे। तो मध्य प्रदेश के पहले चरण की जो सीटें थी उसमें कांग्रेस को उम्मीद थी, तो कांग्रेस के नेताओं ने उन सीटों पर काफी दौरा किया है। ये सेकंड फेज में जिन सीटों पर चुनाव होना है, खजुराहो सहित, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद होगी नहीं, क्योंकि ये जो सीटें हैं आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं है, और पिछले कई चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस सीटों से जीतते रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि सारा फोकस जो राहुल गांधी का हो या प्रियंका जी का फोकस तो उत्तर प्रदेश में है, राहुल गांधी जी का फोकस दक्षिण भारत में था। क्योंकि दक्षिण भारत में चुनाव हो चुका है, इसलिए अब उनका फोकस इधर होने वाला है। उसके अलावा उनकी लोकप्रिय श्रेणी के नेताओं में तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह अपने चुनाव में खुद ही राजगढ़ में उलझे हुए हैं। कमलनाथ जी अनमन होकर आसपास की सीटों में कुछ काम जरूर कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी कुछ सचिन पायलट थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, आज ही उनका उज्जैन में उनकी सभा थी। कुछ इस तरह की छोटी छोटी सभाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन बड़े चेहरे तो वैसे भी कांग्रेस के पास है कहाँ, जो आप नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले का चेहरा हो, कोई बड़ा योगी जी के मुकाबले का कोई बड़ा चेहरा हो, इस तरह के चेहरे की कभी कांग्रेस पार्टी। ठीक है वासु शर्मा, जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए उनका कितना समर्थन मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है? निश्चित तौर पे पार्टी की लगातार वो काम कर रहे हैं, पार्टी ने उनको जो दायित्व दिया वो दायित्व निभा रहे हैं। और अभी हमारे प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के बता रहे थे कि केदार सुरई बोल रहे हैं कि आपने छुड़ाई को ना, सबको तो ले गए, आप 2 रह गए, उनको भी ले जाइए। खैर नहीं, हम नहीं ले गए, वो कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। वो आप देख लीजिए, इनके शीर्ष नेता जो प्रवक्ता है, वक्त मेरे पास कम है, बहुत शुक्रिया आपका वासु शर्मा साहब, प्रकाश त्रिवेदी साहब चर्चा में जुड़ने के लिए, केदार सुरई प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतपेटियां पहुंच गई हैं, मतदान दल वहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं, तैयारियां माकूल हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। और लगातार न्यूज स्टेट आपसे अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकलिए, 5 साल के लिए कम से कम 5 वक्त का टाइम तो दीजिए 5 साल बाद, और वोट जरूर कीजिए। लोकतंत्र की महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए और लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाइए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।